कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी जादुई दुनिया से होती है जहां इंसानों का जाना लगभग नामुमकिन था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकते हुए फूल और हवा में उड़ते अजीबोगरीब जीव दिखाई दे रहे थे। यह कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि परियों की दुनिया थी जहां हर चीज में जादू बसता था। और यहीं पर हमें एक छोटी सी प्यारी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम मलेफिसेंट होता है। उसके सिर पर छोटे छोटे सींग थे और उसकी पीठ पर बड़े खूबसूरत पंख लगे हुए थे। वह बाकी परियों की तरह उड़ सकती थी और पूरे जंगल में खुशी खुशी उड़ती फिरती रहती थी। मलेफिसेंट ने आज तक इंसानों की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही जंगल उसकी पूरी दुनिया था। वह अक्सर जंगल के जीवों के साथ खेलती रहती और हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक दिन मलेफिसेंट जंगल में उड़ती हुई कहीं जा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। मलेफिसेंट उसे देखकर तुरंत नीचे उतरी और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने बताया कि उसका नाम स्टीफन है और वह पास के इंसानी किंगडम से आया है। उसने जंगल में चमकता हुआ एक हीरा देखा था, इसलिए उसे उठाने आ गया। मलेफिसेंट ने तुरंत उससे वह हीरा वापस ले लिया क्योंकि वह जंगल की चीज थी। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि उसे उस लड़के से बिल्कुल डर नहीं लगा, जबकि उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। इसके बाद मलेफिसेंट उसे जंगल की सीमा तक छोड़ने जाने लगी। तभी स्टीफन मुस्कुराकर उससे पूछता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर मलेफिसेंट थोड़ा सोचने लगती है क्योंकि जंगल में इंसानों का आना मना था, लेकिन फिर भी वह मना नहीं कर पाती। जाने से पहले दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही मलेफिसेंट उसका हाथ पकड़ती है तभी उसे हल्की सी जलन महसूस होती है। असल में स्टीफन ने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी और लोहा परियों को जला देता था। मलेफिसेंट तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है और उसे कहती है कि अगली बार यह पहनकर मत आना। इसके बाद स्टीफन वापस अपने किंगडम लौट जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी मलेफिसेंट उसी के बारे में सोचती रहती है। धीरे धीरे स्टीफन रोज जंगल आने लगा और दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। वे साथ में खेलते, उड़ते और घंटों बातें किया करते थे। उन्हें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि वे दोनों दुश्मन दुनियाओं से आते हैं और देखते ही देखते दोनों बड़े हो गए। अब मलेफिसेंट पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर परी बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन भी जवान हो चुका था। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मलेफिसेंट को लगने लगा था कि इंसान बुरे नहीं होते। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंसानों के अंदर लालच भी होता है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन स्टीफन का कोई नामो निशान नहीं था, मगर मलेफिसेंट उसके लिए हफ्तों भर इंतजार करती रहती है। इसी बीच इंसानों का राजा अपनी भारी भरकम फौज लेकर जंगल के बाहर पहुंच जाता है। दरअसल वो सालों से इस जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ बेशुमार खजाने छुपे हुए हैं। और जैसे ही वह हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसके सामने मलेफिसेंट आ जाती है। अब वह छोटी बच्ची नहीं रही थी, बल्कि उसके विशाल पंख हवा में फैल चुके थे और उसकी आंखों में गजब का एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। वह राजा को चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम इस जंगल के अंदर कदम नहीं रख सकते, लेकिन घमंडी राजा उसकी बात सुनने की बजाय अपने सैनिकों को हमला करने का हुक्म दे देता है। मलेफिसेंट अब चुप नहीं रहने वाली थी और अगले ही पल पूरा जंगल जाग उठता है। पेड़ों के पीछे छुपे अजीबोगरीब जीव अचानक सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। वहीं विशाल पेड़ अपनी शाखाओं से घोड़ों को पकड़ने लगते हैं और तो और जमीन से जादुई बेलें निकलकर सैनिकों को जकड़ लेती हैं। गुस्से में मलेफिसेंट हर तरफ हमला करती है। वह सैनिकों को हवा में उछाल कर जमीन पर पटक देती है। कुछ ही पलों में राजा की पूरी सेना तहस नहस हो जाती है। अब उस घमंडी राजा की बारी थी। जैसे ही मलेफिसेंट की नजर उस पर पड़ती है, वह तेजी से आगे बढ़ती है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। और जैसे ही वह उसके पास जाती है, तभी राजा अपने लोहे से ढके हाथ से उसे जोरदार धक्का देता है। उस लोहे के छूते ही मलेफिसेंट की जिस्म जलने लगती है और वह दर्द से तड़प उठती है। ये देखकर सारे सैनिक डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। उधर राजा बुरी तरह घायल होकर अपने किंगडम वापस लौट जाता है। अब वह बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। इसी वजह से वह सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि जो भी मलेफिसेंट को मार देगा वह उसी को अपना वारिस यानी अगला राजा बना देगा और अपनी बेटी की शादी भी उसी से करेगा। तभी एक आदमी आगे निकल कर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि स्टीफन था। यह सुनते ही उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई देने लगता है। कई सालों बाद वह रातों रात फिर से जंगल में मलेफिसेंट से मिलने आ पहुंचता है। जैसे ही मलेफिसेंट उसे देखती है, वह उससे पूछने लगती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम्हें हमारी दोस्ती की जरा भी याद नहीं आई। लेकिन स्टीफन तुरंत झूठ बोलते हुए कहता है कि वह राजमहल के कामों में उलझ गया था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं भूला। इसके बाद वह मलेफिसेंट को बताता है कि राजा उसे मारना चाहता है, इसलिए वह उसे बचाने आया है। मलेफिसेंट उसकी बातों पर तुरंत भरोसा कर लेती है, क्योंकि वह आज भी उससे प्यार करती थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्टीफन अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। रात होते ही स्टीफन उसे पानी में नशे की दवा मिलाकर पिला देता है। कुछ ही देर में मलेफिसेंट बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। स्टीफन उसके पास बैठा उसे देखता रहता है। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। आखिरकार वह उसे मार नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल वह कुछ ऐसा कर बैठता है
जो मलेफिसेंट की पूरी जिंदगी बदल देता है। सुबह जब मलेफिसेंट की आंख खुलती है तो उसे अपनी पीठ में भयानक दर्द महसूस होने लगता है। अगले ही पल उसकी दर्द भरी चीख निकल जाती है। उसके पंख गायब हो चुके थे, उसकी पीठ से खून बह रहा था और उसके बड़े खूबसूरत पंख काट दिए गए थे। यह देखकर मलेफिसेंट पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दे दिया था। उधर स्टीफन मलेफिसेंट के पंख लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा यह देखकर बेहद खुश हो जाता है और उसी वक्त स्टीफन को नया राजा घोषित कर देता है। स्टीफन उसके पंखों को एक मजबूत बॉक्स में बंद कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ जंगल के अंदर मलेफिसेंट का दिल पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके अंदर सिर्फ दर्द, गुस्सा और नफरत बची थी। अपने पंख खोने के बाद मलेफिसेंट पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। अब वह पहले की तरह आसमान में उड़ नहीं सकती थी। इसी वजह से वह जंगल में चुपचाप भटकती रहती और हर किसी से दूर रहने लगी थी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की सारी खुशी उसी दिन खत्म हो गई हो जिस दिन स्टीफन ने उसे धोखा दिया था। इसी बीच एक दिन जंगल में घूमते वक्त उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो एक कौवे को मारने वाला था। मलेफिसेंट को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और अगले ही पल वह अपने जादू से उस कौवे को इंसान में तब्दील कर देती है। अचानक इंसान बनते ही वह आदमी खुद भी घबरा जाता है। वहीं शिकारी डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब वह कौवा मलेफिसेंट के सामने खड़ा था और वह हैरानी से उससे पूछने लगता है कि आपने मेरी जान क्यों बचाई। तब मलेफिसेंट बस इतना कहती है कि पता नहीं, शायद मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। वह आदमी उसकी मदद के बदले हमेशा उसका साथ देने का वादा करता है। इसके बाद मलेफिसेंट उसका नाम डियावाल रखती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन अब नया राजा बन चुका था। उसकी शादी राजा की बेटी से हो जाती है और कुछ समय बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम अरोरा रखा जाता है। हालांकि पूरे किंगडम में खुशी का माहौल था क्योंकि अब डियावाल हर जगह जाकर उसके लिए खबरें लाने लगा था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब मलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ राजा बनने के लिए उसके पंख काटे थे और तो और उसकी महल में एक बेटी भी हुई है। यह सच जानने के बाद उसके अंदर इंसानों के लिए बची हुई आखिरी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। उसका गुस्सा अब इतना खतरनाक हो चुका था कि पूरा जंगल कांप उठता था और छोटे छोटे जीव उसे डरने लगे थे। इतना ही नहीं, अब वह पूरे जादुई जंगल पर राज करना चाहती थी। जंगल में रहने वाले जादुई जीव डर के मारे मजबूरी में उसके सामने सिर झुका देते थे और अपनी और स्टीवन की राज्य के बीच वह एक मजबूत बॉर्डर बना देती है ताकि कोई भी इंसान उस जंगल के अंदर ना आ सके। इसी बीच महल में छोटी बच्ची को दुआएं देने के लिए 3 नन्ही नन्ही परियां आती हैं। तीनों बारी बारी से उसे दुआएं देती हैं कि वह दुनिया की सबसे सुंदर, प्यारी और सबको पसंद आने वाली बने। और तभी अचानक तेज तूफान आने लगता है। इसका मतलब था कि मलेफिसेंट आ रही है। जैसे ही वह महल के अंदर कदम रखती है, पूरा माहौल खामोश हो जाता है। सभी लोग डर के मारे उसे देखने लगते हैं। वहीं स्टीफन का चेहरा घबराहट से भर जाता है। मलेफिसेंट धीरे धीरे उस छोटी बच्ची के पास जाती है। वह कहती है कि यह बच्ची बहुत प्यारी है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वह अरोरा को श्राप देते हुए कहती है कि उसके 16वें जन्मदिन पर उसके हाथ में चरखे की सुई चुभेगी और वह हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी। एक ऐसी नींद जिससे इसे कोई भी जगह नहीं पाएगा। यह सुनते ही पूरा महल डर से कांप उठता है। स्टीफन तुरंत उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि बदला मुझसे लो, मेरी बेटी से नहीं। लेकिन मलेफिसेंट की आंखों में सालों का दर्द भरा हुआ था। हालांकि जाते जाते वह एक रास्ता जरूर छोड़ देती है। वह कहती है कि अगर अरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल गया तो यह श्राप टूट सकता है। इसके बाद मलेफिसेंट वहां से चली जाती है। उधर स्टीफन डर जाता है कि कहीं उसकी बेटी सच में मर न जाए, इसलिए वह हुक्म देता है कि पूरे राज्य के सारे चरखे इकट्ठा करके महल के नीचे कैद कर दिए जाएं। इसके साथ वह तुरंत 3 परियों को बुलाकर अरोरा को जंगलों के बीच एक दूर जगह भेज देता है ताकि मलेफिसेंट उसे ढूंढ ना सके। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मलेफिसेंट सब जानती थी। इसके बाद तीनों परियां उस छोटी सी बच्ची को उठाकर जंगल के बीच एक छोटे से घर में ले आती हैं। फिर उसकी देखभाल करने के लिए वे अपनी जादुई शक्तियों से इंसानों का रूप ले लेती। हालांकि देखभाल करना तो दूर, उन्हें यह तक नहीं पता होता कि बच्चों को क्या खिलाया जाता है। जब नन्ही बच्ची रोने लगती है तो ये 3 बेवकूफ परियां उसे कच्ची सब्जियां खिलाने की कोशिश करने लगती हैं। शाम के वक्त जब नन्ही बच्ची घर के अंदर होती है तभी मलेफिसेंट खिड़की के पास आकर उसे डराने की कोशिश करती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि डरने की बजाय वह बच्ची उल्टा हंसने लगती है। यह देखकर मलेफिसेंट मुस्कुराकर कहती है, शायद तुम भी मेरे जैसी ही एक राक्षस हो। रात के वक्त जब ये बेवकूफ परियां घोड़े बेचकर सो रही होती हैं, तभी कौवा चुपके से आकर उस नन्ही बच्ची को फूल दे देता है ताकि वह उसे ही दूध समझकर चुप हो जाए। कई हफ्ते बीत जाते हैं। धीरे धीरे छोटी अरोरा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और अपनी शरारत भरी उम्र में थी। एक दिन
दिन वह खेलते खेलते पहाड़ी के किनारे पहुंच जाती है और अचानक नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक पेड़ों की टहनियां उसे पकड़ लेती हैं और उसकी जान बच जाती। दरअसल यह सब मलेफिसेंट की ताकत का कमाल था। उसी ने दूर से उसकी जान बचाई थी। हालांकि अरोरा को यह बात कभी पता नहीं चलती। धीरे धीरे मलेफिसेंट का दिल बदलने लगता है। अब वह अरोरा से नफरत नहीं बल्कि प्यार करने लगी थी। वह दूर से हमेशा उसका ख्याल रखती रहती। ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते अरोरा की नजर मलेफिसेंट पर पड़ जाती है। वह मासूमियत से उसे अपने पास बुलाती है और गोद में उठाने के लिए कहती है। मलेफिसेंट पहले तो गुस्सा होने का नाटक करती है, लेकिन इसके बावजूद वह उसे अपने हाथों में उठा लेती है और तभी वह नन्ही बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों से मलेफिसेंट के सींगों को पकड़ लेती है। देखते ही देखते अरोरा 15 साल की हो जाती है। अब उसके श्राप का समय करीब आ चुका था। हालांकि अरोरा ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। एक दिन वह जंगल की सीमा के पास पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ अजीब जीव मिलते हैं, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाती है। लेकिन अचानक सारे जीव वहां से डरकर भाग जाते हैं और उसी पल अरोरा को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह जोर से कहती है कि अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। कुछ पल तक पूरा जंगल शांत रहता है, लेकिन अगले ही पल मलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। उसे देखते ही अरोरा खुश हो जाती है। वह तुरंत पहचान लेती है कि यही वह परी है जो बचपन से हमेशा उसके आसपास रहती थी। वह मुस्कुराकर उसे अपनी फेरी गॉडमदर कहती है। यह सुनकर कई सालों बाद पहली बार मलेफिसेंट के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आती है। इसके बाद दोनों अक्सर साथ समय बिताने लगती हैं। अरोरा को मलेफिसेंट के साथ रहना बेहद अच्छा लगता था। वहीं दूसरी तरफ मलेफिसेंट भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी, लेकिन उसके दिल में एक डर अब भी जिंदा था। एक रात जब अरोरा सो रही होती है, तब मलेफिसेंट उसके पास आकर अपना श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाती। अब उसे एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर वह टूट जाती है, क्योंकि अरोरा का 16वां जन्मदिन अब बहुत करीब था। अगली सुबह अरोरा उससे उसके पंखों के बारे में पूछती है। तब पहली बार मलेफिसेंट उसे अपने साथ हुए धोखे की पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि कभी उसके पास भी बड़े खूबसूरत पंख हुआ करते थे और वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती थी। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं। अरोरा उसे चुप कराते हुए कहती है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन मलेफिसेंट जानती थी कि शायद अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। अरोरा का 16वां जन्मदिन आखिरकार आ ही जाता है, लेकिन उससे पहले जंगल में घूमते वक्त उसकी मुलाकात एक राजकुमार से होती है। दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मलेफिसेंट ये देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही अरोरा का सच्चा प्यार है और अब उसका श्राप टूट जाएगा। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। जब अरोरा वापस उन 3 परियों के पास पहुंचती है, तब वे आखिरकार उसे पूरी सच्चाई बता देती हैं। वे कहती हैं कि मलेफिसेंट ने ही उसे श्राप दिया था और वही उसकी मौत चाहती है। और तो और उसे यह भी पता चलता है कि वह एक राजकुमारी है जिसका पापा अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही अरोरा का दिल टूट जाता है। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि बचपन से उसे लगता था कि वह एक अनाथ है। वह तुरंत मलेफिसेंट के पास जाती है और उससे सच पूछती है। मलेफिसेंट उसकी आंखों में देखते हुए सारी बात मान लेती है। वह कहती है कि हाँ, उसने गुस्से में उसे श्राप दिया था, लेकिन अब वह उससे बहुत प्यार करती है और कभी नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। लेकिन अरोरा बेहद दुखी हो चुकी थी। वह रोते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अरोरा से मिलने के लिए वापस आता है, लेकिन मलेफिसेंट उसे अपने जादू से बेहोश कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसी राजकुमार की वजह से अरोरा की जान बच सकती है। इसलिए वह तुरंत उसे घोड़े पर बिठाकर महल की ओर बढ़ने लगती है। अरोरा अब अपने पिता स्टीफन के पास पहुंच चुकी थी। वह अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है और गले मिलने लगती है, लेकिन स्टीफन अपनी बेटी को देखकर खुश नहीं होता। इसके बाद वह अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन अब इस शराब को रोकना किसी के बस में नहीं था। जैसे ही रात होती है, अरोरा किसी अदृश्य ताकत के असर में महल के अंदर चलने लगती है। वह सीधा उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां राजा ने सारे चरखे बंद करवा दिए थे। अचानक जादुई ताकत से टूटा हुआ चरखा अपने आप जुड़ने लगता है। देखते ही देखते अरोरा उसकी तरफ खींची चली जाती है, मानो कोई उसे बुला रहा हो। और जैसे ही अरोरा उसके बिल्कुल करीब पहुंचती है, अगले ही पल उसकी उंगली उस सुई से छू जाती है और बस उसी पल वह जमीन पर गिरकर गहरी नींद में चली जाती है। पूरा महल सदमे में डूब जाता है। स्टीफन टूटकर रोने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी अब कभी नहीं उठने वाली थी। इसी बीच मलेफिसेंट उस राजकुमार को लेकर महल के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन महल के अंदर आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्टीफन ने चारों तरफ लोहे की दीवारें और जाल लगवा दिए थे ताकि मलेफिसेंट अंदर ना आ सके। फिर भी वह बेहद सावधानी से आगे बढ़ती है और किसी तरह राजकुमार को लेकर
महल के अंदर पहुंच जाती है। उधर तीनों बेवकूफ परियां इनाम लेने के लिए राजा के पास पहुंचती हैं, लेकिन जैसे ही वे अरोरा को गहरी नींद में सोया हुआ देखती हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। स्टीफन यह देखकर गुस्से में आ जाता है और उन परियों को डांटने लगता है। कहता है कि उनकी गलती की वजह से ये सब हुआ है। तीनों परियां खुद को अरोरा की इस हालत के लिए दोषी मानने लगती हैं। इसी बीच मालेफिसेंट चुपचाप सैनिकों को बेहोश करते हुए राजकुमार को अरोरा के पास लाकर छोड़ देती है। जब परियों को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है तो वे तुरंत कमरे का दरवाजा खोल देती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह एक राजकुमार है तो वे उसे जल्दी से अरोरा के पास ले आती हैं ताकि वह उसे बचा सके। राजकुमार कुछ पल तक बस अरोरा की खूबसूरती को देखता रहता है। तभी एक परी उस पर चिल्लाती है, जल्दी करो, अभी उसे एक किस दो। राजकुमार अरोरा को किस करता है, लेकिन इसके बावजूद भी अरोरा को होश नहीं आता। यह देखकर परियां निराश हो जाती हैं और गुस्से में आकर राजकुमार को वहां से बाहर ले जाती है। यह सब देखकर मालेफिसेंट की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने अपनी नफरत में एक मासूम जिंदगी बर्बाद कर दी। वह अरोरा के पास बैठकर कहती है कि वह उसकी मुस्कान को बहुत याद करेगी। फिर वह धीरे से उसके माथे को चूमती है और निराश होकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, अरोरा जाग चुकी थी। असल में उसका सच्चा प्यार कोई राजकुमार नहीं बल्कि मालेफिसेंट खुद थी, क्योंकि वही उसे सबसे ज्यादा दिल से प्यार करती थी। यह देखकर मालेफिसेंट की आंखें खुशी से भर जाती हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब वह दोनों वहां से जाने लगते हैं कि तभी अचानक स्टीफन के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और लोहे का विशाल जाल मालेफिसेंट पर फेंक देते हैं। लोहा उसके शरीर को जलाने लगता है और सारे सैनिक मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। गुस्से में मालेफिसेंट डियावाल को ड्रैगन में बदल देती है। अगले ही पल पूरा महल आग से भर जाता है। इसी बीच डियावाल आग उगलकर सैनिकों को खत्म करने लगता है और मालेफिसेंट खुद को आजाद कर लेती है। लेकिन तभी स्टीफन लोहे की कवच पहनकर उसके सामने आ जाता है। अब वह किसी भी कीमत पर मालेफिसेंट को मारना चाहता था। उधर अरोरा भागते हुए उस कमरे तक पहुंचती है जहां मालेफिसेंट के कटे हुए पंख बंद थे। जैसे ही वह उन्हें आजाद करती है, वे अपने आप उड़ते हुए सीधे मालेफिसेंट के पास पहुंच जाते हैं। अगले ही पल उसके पंख फिर से उसकी पीठ से जुड़ जाते हैं। अब मालेफिसेंट पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। वह स्टीफन को पकड़कर आसमान में ले जाती है और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मालेफिसेंट उसे मार नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अब भी उससे सच्चा प्यार करती थी। इसलिए वह उसे छोड़कर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी स्टीफन पीछे से आकर फिर से उसके पंखों को खींचने लगता है। तभी मालेफिसेंट उसे साथ लेकर ऊंचाई से छलांग लगा देती है। दोनों तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं और जमीन से टकराने से ठीक पहले मालेफिसेंट अपने विशाल पंख फैला देती है और उड़ जाती है। वहीं स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। इतना सब होने के बाद भी मालेफिसेंट को उसकी मौत का दुख होता है, क्योंकि उसने उसे सच में कभी प्यार किया था। अगली सुबह मालेफिसेंट पूरे जंगल से जादुई दीवारें हटा देती हैं। अब इंसानों और परियों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। जंगल फिर से खूबसूरत फूलों और खुशियों से भर जाता है। इसके बाद मालेफिसेंट अरोरा को नई रानी घोषित कर देती है। अब इंसानों का किंगडम और जादुई जंगल दोनों एक हो चुके थे। लेकिन कहानी यही काट नहीं होती। क्या होगा जब मालेफिसेंट को पता चलेगा कि वो सिर्फ एक परी नहीं बल्कि एक प्राचीन और शक्तिशाली जाति की आखिरी वारिस है? और कौन है वो ताकत जिसने उसे बनाया और क्यों पूरी दुनिया उसकी असली पहचान से डरती है? अगर आप जानना चाहते हैं इस रहस्यमयी कहानी का अगला पार्ट, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे।